Hello, Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. I am Aryashri Solanki and we will be discussing another international news or issue that is helpful for us and that has the full potential to be asked in your SSB, GD lecturate or anything. ठीक है, तो वो जो टॉपिक है वो है ग्लोबल रिफ्यूजी क्राइसिस. ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे रिफ्यूजी कौन होता है, कौन सा एक्ट से डिफाइन होता है कि रिफ्यूजी है, फिर कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं जिनमें मेजर अभी रिफ्यूजी क्राइसिस चले, रिफ्यूजी बनते क्यों हैं, कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो रिफ्यूजी फ्रेंडली हैं. ठीक है, वी विल रीड अबाउट ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग रिफ्यूजी और इसके बाद जो है इनके लिए क्या क्या किया गया है, इनकी कंडीशन बेटर करने के लिए व्हाट एक्शंस हैव बीन टेकन एंड व्हाट मोर शुड बी डन सो दैट देयर लाइफ विल बिकम अ लिटिल बेटर. ठीक है, तो देखते हैं हम इसमें ही आगे थीम क्या रहेगी इसकी. तो सबसे पहले जो एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था अभी 2021 से 2022 में रेफ्यूजी क्राइसिस, जो कि था हमारा बेलारूस और यूरोपियन यूनियन बॉर्डर पे जो हुआ था. ठीक है, तो लॉट्स ऑफ पीपल वर क्रॉसिंग द बॉर्डर एंड ऑल ऑफ दिस. तो वो रेफ्यूजी में पूरा उनको टाइटल दे दिया गया और अभी वो वहीं फंसे हुए हैं. सम एक्शंस हैव बीन टेकन, सम इज़ बीइंग इन द प्रोसेस टू बी टेकन, बट लोग जो हैं वहाँ बहुत सफ़र कर रहे हैं. और ये जो इशू है बहुत ज़्यादा लाइट में आया था 2021 से 2022 में. उसके बाद जो है रिफ्यूजी क्राइसिस जो है मेजर इंटरनेशनल कंसर्न है. किसके बाद? टेररिज्म तो है ही एक मेजर इंटरनेशनल कंसर्न. उसके अलावा एक रिफ्यूजी क्राइसिस भी है. ठीक है, एक और चीज़ फॉर एग्जांपल अभी टर्की में अर्थक्वेक आया था, सीरिया से भी रिलेटेड है, तो वहाँ से भी रिफ्यूजी आए थे नेबरिंग कंट्रीज़ में. रिफ्यूजी क्या होता है, हम रिफ्यूजी बाबा क्यों बोल रहे हैं, दैट ऑल वी विल डिस्कस. तो अभी जो हम अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो मिड 2022 के हिसाब से अकॉर्डिंग टू UN एंड एवरीथिंग जो हमारे रेफ्यूजीज़ का नंबर है वो 103 मिलियन है. ठीक है, दिस इज़ द रिफ्यूजी नंबर. तो अब आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं किसी ना किसी कंट्री की बॉर्डर पे. बेसिक लाइवलीहुड नहीं मिल पा रही उनको, लाइट इलेक्ट्रिसिटी घर ये वो. तो एक बहुत ज़्यादा अनसैनिटाइज पुअर कंडीशन में वो लोग रह रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम थिंग्स दैट हैव हैपेंड. अभी हम बात करते हैं कि रेफ्यूजी बनते कैसे हैं. ठीक है, क्या क्या इश्यूज़ होते हैं जिनसे लोग रेफ्यूजी बन जाते हैं. बेसिकली रेफ्यूजी होता क्या है, फॉर एग्जांपल इमेजिन दैट यू आर इन पाकिस्तान. ठीक है, वहाँ पे कुछ हो गया, मिलिट्री कूप हो गया या कुछ भी हो गया, तख्त पलटा हो गया, वट एवर, मिलिट्री का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, टेररिज्म हो गया, तो बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग हो गई और आपको जो है आपको खुद की सेफ्टी, खुद की फैमिली की सेफ्टी के लिए आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो यू क्रॉस द बॉर्डर एंड आप जो है अपनी नेबरिंग कंट्रीज़, भले वो अफगानिस्तान हो या इंडिया हो, कोई भी आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ में जाके आप शेल्टर ले रहे हैं. दैट इज़ व्हाट रेफ्यूजी इज़. ठीक है, कोई भी अंडरलाइन कंडीशंस जो अभी हम डिस्कस करेंगे उनके तहत अगर कोई भी पॉपुलेशन या नंबर ऑफ़ पीपल जो है पास वाली नेबरिंग कंट्रीज़ में जाते हैं, ठीक है, इन सर्च ऑफ एन असाइलम, तो वो जो है एक एप्लीकेशन देते हैं, वो अप्रूव हो जाती है, तो वो रेफ्यूजी कहलाते हैं. और फिर आगे का वो सब चीज़ें होता है, रेफ्यूजी राइट्स एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो हम देखते हैं रिफ्यूजीज आर फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड. वो मन से खुद की इच्छा से नहीं जाते. कोई भी खुद की इच्छा से अपना घर बार, अपना बिजनेस, अपना पूरी सेटल लाइफ छोड़ के बस अपने फैमिली मेम्बर को लेकर जो कपड़े पहने हुए हैं बस उसमें कोई भी क्यों ही अपनी मर्ज़ी से कहीं और जाएगा एक अननोन नेशन में एक रेफ्यूजी की तरह रहने के लिए. नो वन वुड डू इट. ये सब फोर्सिबली होता है. रेफ्यूजीज आर फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड. दे फ्ली देयर कंट्री ड्यू टू सेवरल रीजंस, जैसे कि वायलेंस. सीरिया में फॉर एग्जांपल है ना, जैसे अफगानिस्तान, फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया से भी लोग बहुत भागते हैं. तो ये सब चीज़ें सच एज वायलेंस, ह्यूमन राइट वायलेशन, वॉर, परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एक्सेट्रा. तो बहुत सारी कंट्रीज़ में माइनॉरिटी को भी कोई राइट नहीं होता. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी की अगर बात करें तो वहाँ अच्छा स्टेटस एंजॉय नहीं करते हैं, वहाँ पे उनको बेसिक राइट्स भी नहीं रहते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वायलेंस एंड एवरीथिंग इज़ बीइंग प्रैक्टिस देयर. अब देखो, often they face threats to life in their home countries. They leave their homes and everything else in search of a safer place to live. तो वो सब कुछ छोड़ के, अपना पूरा सेटल लाइफ छोड़ के सेफ्टी के लिए बस अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ में जाते हैं. ठीक है, पीपल सीक असाइलम इन अनदर कंट्री ड्यू टू अबाउ स्टेटेड रीजन्स. तो ये वायलेंस वगैरह जो रीजन्स हैं इनके कारण जो है दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं वो सेफ्टी लेने. बट इफ़ द क्लेम हैज़ नॉट येट बीन फाइनली डिसाइडेड ऑन बाय द कंट्री, दे रिमेन असाइलम सीकर्स एज लॉन्ग एज द एप्लीकेशन इज पेंडिंग. If their application is accepted, they become refugees. ठीक है, अब देखो कितना बड़ा वो है, अपनी कंट्री से भाग के जैसे तैसे वो सेफ्टी सीख करने आते हैं, तो पहले तो उनको एप्लीकेशन देनी पड़ती है. अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तो उनको रेफ्यूजी क्लेम मिल जाता है. वो आगे की जो भी प्रोसेस है वो भी अच्छी नहीं है, बट फिर भी इट्स बेटर देन उनके एप्लीकेशन पेंडिंग रह जाना या अप्रूव नहीं होना. बहुत सारी कंट्रीज़ तो ऐसा भी करती हैं कि अगर वो असाइलम जो सीख कर रहे हैं उनकी एप्लीकेशन अगर पेंडिंग है, अप्रूव नहीं है, वो उनको फोर्सिबली वापस उसी कंट्री में भेज देते हैं जहाँ से वो भाग के आए थे.
ठीक है। तो जस्ट इमेजिन कि आप किसी बहुत ज़्यादा खतरनाक वायलेंट प्लेस से जैसे तैसे बच के आ गए हैं, बट आपको स्टेटस आपका क्लियर नहीं हुआ, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हुई, और वो फोर्सिबली आपको वापस भेज रहे हैं उसी जगह, उसी दहशत की जगह में। वो व्हाट द मेंटल स्टेट ऑफ दीज पीपल माइट बी, कितना ज़्यादा अफेक्ट होता होगा इन लोगों को ऐसे सिचुएशन में जो रहते होंगे। A refugee is someone who was recognized as a refugee under the 1951 Refugee Convention। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने लाया था? ये यूएन ने लाया था, मल्टीलेटरल ट्रीटी में उसकी 1951 का जो रेफ्यूजी कन्वेंशन है उससे पता पड़ता है कि कौन उसी में डिफाइंड है कि हु इज़ अ रेफ्यूजी एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो कभी पूछ, तो अब हम देखते हैं कि स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज क्या है वर्ल्ड वाइड। ओके, तो एट प्रेजेंट मेनी कंट्रीज आर रिफ्यूजिंग रेफ्यूजी स्टेटिंग दैट दे पोज एन इकोनॉमिक सिक्योरिटी थ्रेट। जैसे मैंने पहले बताया था कि बहुत सारी कंट्रीज अंडर डेवलप्ड हैं, बहुत सारी डेवलपिंग चल रही हैं, तो उनके पास खुद के पास इतना रेवेन्यू नहीं है कि वो उनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन या जो उनकी कंट्री के सिटीजन्स हैं उनकी सारी डिमांड्स फुलफिल कर पाए। ऐसे में अगर नेबरिंग कंट्री से बहुत सारे रेफ्यूजीज आ जाते हैं तो उनके लिए इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो उनके डिमांड्स भी मीट करें या उनको बेसिक नीड्स प्रोवाइड कर दें। ठीक है, तो फर्स्ट रीज़न इज़ इकोनॉमिक। ठीक है, दूसरा रीज़न है सिक्योरिटी थ्रेट्स। फॉर एग्जांपल समथिंग हैपन्स इन पाकिस्तान, सम वायलेंस हैपन्स, टेररिज्म के कारण लोगों को वहाँ से भाग के सेफ्टी इंश्योर करने के लिए इंडिया में आना पड़ रहा है। तो ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट और द लीडर्स, उनको नहीं पता है कि जो पॉपुलेशन यहाँ पे सेफ्टी या शेल्टर लेने आ रही है उनमें से कितने एक्चुअल सिटीजन्स हैं, इनोसेंट हैं जो, और कौन कौन उसमें टेररिस्ट पे आ गए हैं डिस्गाइज में एज सिटीजन्स। ठीक है, तो दैट इज़ वन मोर इशू। तो कुछ कंट्रीज जो है इकोनॉमिक रीजंस के कारण उनको नहीं कर पाती, कुछ जो है सिक्योरिटी रीजंस के कारण नहीं कर पाते, बिकॉज दे विल नॉट पुट देयर ओन पीपल इन डेंजर, पुट देयर ओन पीपल्स लाइफ आइदर इकोनॉमिकली और सिक्योरिटी वाइज इन डेंजर। वो तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारी कंट्रीज जो एक्सेप्ट नहीं करती, तो ओनली फ्यू कंट्रीज एक्सेप्ट एंड गिव शेल्टर टू सच पीपल। वो कंट्रीज हैं लेबनान, जॉर्डन, टर्की और लिबिया, और ये ही एक्सेप्ट करते हैं हमें रेफ्यूजीज़ को। ठीक है, एंड ऑफन रेफ्यूजीज फ्ली टू द नेबरिंग कंट्रीज लाइक आई सेड। बहुत सारे रेफ्यूजीज जो हैं अपनी बेसिक नीड्स भी मीट नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी पहली बात तो एप्लीकेशन ही पेंडिंग होती है, दूसरा उनके पास एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी की तो आप छोड़ दो, उनके पास फूड, वाटर, सैनिटेशन की भी फैसिलिटी नहीं होती है। येस, उनके पास पानी, खाना और बेसिक सैनिटेशन का भी उनके पास पूरा फैसिलिटी नहीं होती है। तो आप एजुकेशन और बाकी चीज़ें तो बहुत ही दूर की बात है इन लोगों के लिए। अब नाउ व्हाट हैपन्स, फॉर एग्जांपल उनके एप्लीकेशन जो असाइलम से लेकर उनके एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, रेफ्यूजी का स्टेटस मिल गया, कंट्री में उनको जगह मिल गई, ऐसा मान लीजिए। उसके बाद भी उनका जो रेफ्यूजी का टैग है वो जाता नहीं, पीपल कॉन्स्टेंटली डिस्क्रिमिनेट दम। ठीक है, वो अंडर एम्प्लॉय रहते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलता है, तो ऑल ऑफ देयर लाइफ वो उस कंट्री से भाग के आए जस्ट टू टेक सेफ्टी। आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट्स इन एवरीथिंग उनको मिल भी जाता है अगर यहाँ पे रेफ्यूजी का सब कुछ, तो वो टैग जो है उनके सिर से कभी जाता नहीं है। ठीक है, उनको ना प्रॉपर एजुकेशन मिलती है, ना उनको कोई एडमिशन मिलता है, ना उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और पैसों का जो प्रॉब्लम है वो उनका हमेशा ही रहता है, जस्ट बिकॉज दे फ्लेड फ्रॉम सम अदर कंट्री टू सीक सेफ्टी, है ना। सम ऑफ देम मूव टू अ थर्ड कंट्री ऑन रेफ्यूजी रीसेटलमेंट प्रोग्राम। अब ये क्या है, देखो बहुत बार जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, जैसे सबसे पहला हुआ था स्विट्जरलैंड में, हम उसकी भी बात करेंगे। तो रेफ्यूजी से रिलेटेड जो इंटरनेशनल कन्वेंशन होते हैं, बहुत सारी कंट्रीज मिलकर कुछ डिसाइड करती हैं। तो ऐसा एक नया चीज़ आया था कि रेफ्यूजीज़ को हम थर्ड कंट्री में सेटल कर देंगे, है ना। मतलब ऐसी कोई कंट्री हम चूज़ करेंगे जहाँ पे रेफ्यूजीज़ को हम सेफली और परमानेंट सेटलमेंट दे सकें। तो ऐसे सारे रेफ्यूजीज़ इतने लकी नहीं थे कि उन सब चीज़ों से जाए और उनको इतना परमानेंट सेटलमेंट मिल सके, बट देयर आर फ्यू रेफ्यूजीज़ जिनको अभी परमानेंट सेटलमेंट ऐसा मिल गया है लॉन्ग टर्म का। ठीक है, नाउ सम होस्ट कंट्रीज आर फोर्सिबली सेंडिंग रेफ्यूजीज बैक। तो ये वाला पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ होस्ट कंट्रीज ऐसी हैं जो फोर्सफुली रेफ्यूजीज को वापस भेज रही हैं। नाउ इमेजिन दैट यू फ्लेड फ्रॉम सम कंट्री टू सेव गार्ड योर ओन फैमिली एंड योर सेल्फ। आप वहाँ आके और आपका दूसरी कंट्री में आप रहते हैं, जैसी भी कंडीशन मिलती है उसमें, टू फाइट फॉर अ बेसिक एप्लीकेशन, जो भी आपको अप्रूवल मिल जाए या ना मिले, इन केस आपको नहीं मिले और वो कंट्री जिसमें आप हैं वो फोर्सफुली आपको वापस उसी कंट्री में भेजते हैं जहाँ से आप इतनी मेहनत करके भाग के आए हैं, तो दैट ट्रॉमा इज़ ऑन होल अनदर लेवल। ठीक है, तो इसके बाद जो ऐसे सिचुएशन से गए हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पे बहुत ब्रूटल वायलेंस हुआ है, एंड मैनी पीपल अमंग्स देम हैव ऑल्सो डिसअपीयर्ड। ठीक है, तो आज तक मिले भी नहीं है वो लोग जिनको वापस भेज दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, व्हाट इज़ द इंटरनेशनल कम्युनिटी डूइंग फॉर रेफ्यूजीज़। ठीक है, तो हमने देख लिया कि उनकी कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब है, तो इसमें इंटरनेशनली कुछ तो करना पड़ेगा। ओके, तो लेट्स से कि अभी तक किया क्या क्या गया है।
आर्टिकल 14(1) जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का ह्यूमन राइट्स का, आपको ये फुल फॉर्म कभी भी पूछ लिया जाएगा कि यूडीएचआर का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछ लेंगे कि कौन सा आर्टिकल जो है वो डेडिकेटेड है फॉर द रेफ्यूजीज, ठीक है। तो यू शुड नो कि आर्टिकल 14A है, और ये अडॉप्ट कब किया गया था, इट वॉज अडॉप्टेड इन 1948, है ना। तो इट गारंटीज द राइट टू सीक असाइलम इन अदर कंट्रीज। तो ये गारंटी देता है टू द पीपल ग्लोबली कि अगर आपकी कंट्री में कुछ दिक्कत हो रही है तो आप दूसरी कंट्री में जो है असाइलम सीक कर सकते हैं। 1951 का जो रेफ्यूजी कन्वेंशन गारंटी एक्ट है, जो मैंने बताया था, इट डिफाइंस कि रेफ्यूजी एक्चुअली है कौन, कौन जो है वो रेफ्यूजी की डेफिनेशन में फिट होता है। ओनली अ फ्यू कंट्रीज आर एक्सेप्टिंग मैनी रेफ्यूजीज वेल मैनी अदर कंट्रीज आर नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ऑल, ठीक है। तो ये तो बताया गया था, क्यों, क्योंकि बहुत सारी होस्ट कंट्रीज जो हैं, होस्ट कंट्रीज मतलब जो रेफ्यूजी को अपनी शेल्टर देती हैं, उनको एक्सेप्टेंस देती हैं, तो ऐसे में क्या होता है, उन पे ऑलरेडी उनकी पॉपुलेशन का बर्डन तो है, वहीं दूसरी कंट्रीज़ के रेफ्यूजीज आ जाएंगे तो दे गेट ओवर बर्डनड, है ना। उनके पास ऑलरेडी रेवेन्यू नहीं होता खुद के लोगों के लिए, वहीं दूसरे अगर आ जाएंगे तो उनके ऊपर बर्डन बढ़ेगा, उनके ऊपर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। मैनी आर नाउ फाइटिंग फॉर द इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ रेफ्यूजीज अमंग ऑल द कंट्रीज। अब रेफ्यूजीज अगर आ जाएंगे तो उनको ऐसे हम टॉर्चर करके तो रख नहीं सकते, उनको इक्वल कंडीशन देनी पड़ेगी, है ना, ह्यूमैनिटी से रखना पड़ेगा। तो दैट इज ऑल द इशूज दैट गोज ऑन। A global compact on refugees and international agreement was adopted to the member states of United Nations in December 2018. तो एक और चीज़ है, ये देखें ना कि ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रेफ्यूजीज किसका है, किसने लिया गया, कौन से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ने या कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लिया। तो यू शुड नो कि UN ने लिया है, ठीक है। कब लिया था, दिसंबर 2018 में। It aims to protect the refugees worldwide to ease the burden on the host countries of refugees. ये एक फ्रेमवर्क है इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में विश्वास रखती है। तो रेफ्यूजीज़ का क्या क्या देख लिया हमने, एक आर्टिकल है, एक रेफ्यूजी कन्वेंशन गारंटी एक्ट है जिनसे पता पड़ता है कि रेफ्यूजीज़ कौन है एंड एवरीथिंग, ठीक है, उनके ह्यूमन राइट्स पे बताया जाता है। फिर जो कंट्रीज़ एक्सेप्ट कर लेती हैं उनका बताया गया कि होस्ट कंट्री से ओवरबर्डन हो जाती हैं, तो उसके कारण UN ने ग्लोबल कॉम्पैक्ट जो भी रेफ्यूजीज़ पे निकाला है उसके थ्रू उनको हेल्प दी जाती है, ठीक है, ताकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली डिवाइड हो। और क्या क्या किया गया, एवरी ईयर अ फ्यू कंट्रीज आर एक्सेप्टिंग सेवरल रेफ्यूजीज फ्रॉम होस्ट कंट्रीज अंडर द थर्ड कंट्री रीसेटलमेंट, है ना। तो मैंने बताया था कि एक थर्ड कंट्री को स्टैब्लिश कर देते हैं उसमें, तो जो होस्ट कंट्री पे ओवरबर्डन आ रहा है तो वो देखते हैं कि किन किन रेफ्यूजीज़ को हम कितने नंबर को दूसरी थर्ड कंट्री में हम परमानेंटली सेटल कर सकते हैं, तो वो पूरा चल रहा है एंड इट इज़ बीइंग प्रूव्ड फ्रूटफुल टिल नाउ। आगे जाके देखते हैं, दिस इज़ अ वे ऑफ ऑल द कंट्रीज हेल्पिंग द होस्ट कंट्री टू रिड्यूस देयर बर्डन, है ना। तो दिस इज़ अ गुड स्टेप टेकन इन दैट पर्सपेक्टिव। अब आ जाओ, फर्स्ट एवर ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम टुक प्लेस इन दिसंबर 2019 जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जो मैंने बताया था। तो ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है कि पहला ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम कहाँ हुआ था, ठीक है। इट हैज़ द फुल पोटेंशियल टू बी आज इन एनी ऑफ अ डिफेंस एग्जाम, तो याद रखना जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को लाया गया था साथ में, क्या करने के लिए, टू डेमोन्स्ट्रेट सोलिडारिटी विद द वर्ल्ड्स रेफ्यूजीज़, ठीक है। तो दुनिया के जो जितने भी रेफ्यूजीज़ हैं उनको ये बताने के लिए कि वी स्टैंड विथ यू, वी आर वर्किंग फॉर यू, उसके लिए कन्वेंशन किया गया था, ठीक है। अब उसके बाद जो है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, अनदर इम्पॉर्टेंट, तो जितने भी हैं उसमें 3-4 चीज़ें हैं जिनका पूरा पोटेंशियल है पूछे जाने का। तो दे माइट आस्क कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे किस दिन सेलिब्रेट होता है, तो 20 जून को सेलिब्रेट होता है हर साल, ओके। सो यू ऑल शुड रिमेंबर दिस एज वेल। अब वर्ल्ड रेफ्यूजी डे बनाया क्यों है, क्यों बनाए, क्या ज़रूरत है, ताकि बेसिक जो हम जैसे आप जैसे लोग हैं, सिटीजन्स हैं जो इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है, उनको अवेयरनेस मिले, उनको एजुकेशन मिले, उनको रेफ्यूजीज़ की जो हालत है उनसे थोड़ा पता पड़े कि अच्छा दे आर सफरिंग, सो व्हाट कैन वी डू टू ईज देयर सफरिंग, ठीक है। अब और क्या क्या कर सकते हैं हम, ऑल द कंट्रीज शुड शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हो भी रहा है थर्ड कंट्री रीसेटलमेंट के एक्ट के थ्रू। अ वीक ग्लोबल रिस्पॉन्स इज वर्सनिंग द सिचुएशन ऑफ रेफ्यूजीज़, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, द इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड हेल्प इन रीबिल्डिंग द वॉर टोन कंट्रीज। वॉर टोन कंट्रीज मतलब जैसे भी रशिया यूक्रेन वाला हुआ, तो यूक्रेन सफर्ड अ लॉट, तो अदर कंट्रीज शुड हेल्प यूक्रेन कि उनका जितना भी सफरिंग है वो थोड़ा सा ईज आउट हो जाए, ठीक है। रिफ्यूजीज शुड नॉट बी फोर्सिबली सेंट टू देयर होम कंट्रीज, तो जो दूसरी कंट्रीज जो करती हैं कि फोर्सफुली रिफ्यूजीज़ को उनकी होम कंट्रीज में वापस भेज देती हैं, दैट शुड नॉट बी डन, है ना। होस्ट कंट्रीज शुड बी सपोर्टेड फाइनेंशियली, ऑफकोर्स दिस शुड बी डन, और ये हो भी रहा है इंटरनेशनली, UN करता भी है हेल्प। मैनी डेवलप कंट्रीज आर स्पेंडिंग सो मच मनी टू प्रोटेक्ट देयर बॉर्डर्स। अब ऐसा होता है कि बहुत सारी डेवलप कंट्रीज जो हैं बॉर्डर प्रोटेक्ट करने में लगी होती हैं, ठीक है। उसके अलावा उनको थोड़ा सा फंड एलोकेट करना चाहिए रेफ्यूजीज़ के वेल सेटलमेंट के लिए भी, है ना।
अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि हमने सब देख लिया हुआ रेफ्यूजीज़, व्हाट आर ऑल द एक्ट, सबसे पहला कन्वेंशन इन एवरीथिंग, कितने रेफ्यूजीज़ हैं आज की डेट में, वी हैव स्टडीड ऑल ऑफ दैट कि रेफ्यूजीज़ बनते क्यों हैं, क्या हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, एवरीथिंग. लेट्स कंक्लूड द टॉपिक. Often refugees struggle to meet basic needs such as access to clean water and sanitation like we talked about. All countries should take responsibility for resettling refugees. तो refugees की जो खुद की प्रॉब्लम भी नहीं है और जिस कंट्री में आए सिर्फ उसकी प्रॉब्लम भी नहीं है. If something is happening bad with any human of any country, it is the responsibility of all the nations worldwide कि उनकी हेल्प करें, उनको रीसेटल होने में, उनकी लाइफ नॉर्मल बनाने में. ठीक है. Now, for resettling refugees to ensure them as a dignified person or to ensure them a dignified life. ठीक है. Moreover, the international community should work towards the betterment of conditions in countries of origin of refugees. ठीक है. तो जिन कंट्रीज से इनका ओरिजिन हुआ है, जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी, जहाँ से वो भाग के आए हैं, उस कंट्री के बेटरमेंट के लिए भी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को वर्क करना चाहिए. तो अगर वो कंट्री बेटर हो गई तो जहाँ जहाँ रिफ्यूजीज़ को हम थर्ड पार्टी रीसेटलमेंट दे रहे हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम उनको वापस उनके घर भेज सकते हैं वहाँ पे सारी कंडीशन सुधारने के बाद. ओके, so that was all for the topic regarding the refugee crisis. Thank you for watching. Subscribe for more such information on our channel. Jai Hind.